फर्स्ट वर्ड यहाँ पे अपन यूज में ले सकते हैं फॉर हैबिट्स। कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? दीज आर यूबी क्यूटीएस। और एक वर्ड दे सकते हैं, दीज आर ऑल्सो यूनिवर्सल। ठीक है, यूबी क्यूटीएस के लिए हम कह सकते हैं प्रेजेंट एनी वेयर, सब जगह पर पाई जाती हैं। यूनिवर्सल का मतलब भी अगर अपन बात करें तो यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वत्र, हर स्थान पे पाई जाने वाली। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि एल्गीज जो हैं वो पूरी धरती पे अगर अपन बात करें तो सब जगह मिलती हैं। धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर, मतलब वनस्पति, जंतु, चट्टान, पादप, हर किसी के ऊपर अंदर मिल सकती है। यहाँ तक कि इसके स्पोर्स जो हैं वो वायुमंडल में उड़ते हुए भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी के लिए अपन ऐड करें तो इन सारी स्थितियों में सबसे ज़्यादा यूजुअल जो इसकी हैबिट है आवास का, अगर अपन बात करें, पहले हैबिट की बात करते हैं स्वभाव की, फिर आवास पे आता है। दूसरा सिंपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन, सरल कोशिकीय संगठन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्गीज ज़्यादातर जो है वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक टाइप हैं। प्रोकैरियोट्स बहुत कम, जैसे कि जिग्मिया के अगर अपन एग्जांपल लें, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स ले सकते हैं, बाकी ज़्यादातर कैसी हैं, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो स्पष्ट कोशिकांग और केंद्रक जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जाम्पल जैसे अपन माइक्रोसिस्टिस को ऐड में ले सकते हैं, या फिर प्रोकैरियोट्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं साइनोफाइसी के मेंबर जैसे कि नॉस्टॉक, ऑस्लोटेरिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाती हैं। सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एंड यूकैरियोट्स। हम इन्हें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर सामान्यतः जैसे साइनोफाइसी के मेंबर्स मैंने आपको बताया, और यूकैरियोट्स के अंदर ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पूर्व, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और ओट्स का मतलब होता है धारण करने वाले। ऐसी कोशिकाएं जो केंद्रक मतलब प्रिमिटिव केंद्रक अर्थात कोशिका झिल्ली रहित केंद्रक को प्रेफर करती हैं। यूकैरियोट्स का मतलब इवोल्यूशनरी, विकास क्रम में कैरियो को धारण करने वाली कोशिका, मतलब झिल्ली युक्त केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक को धारण करने वाली कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के रूप में। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, या अगर अपन बात करें तो प्लांट बॉडी, जो पादप काय है वो अनडिफरेंशिएट, अविभेदित, अनडिफरेंशिएट अविभेदित है। किसमें? रूट, शूट एंड लीफ, जड़, तना व पत्ती। अर्थात जो प्लांट बॉडी का मतलब हो गया पादप काय, एल्गी की जो पादप काय है वो जड़, तना, पत्ती में अविभेदित होता है।
उसमें विभेदन नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव। एल्गीज में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज थैलस। तो हम इस कोशिकाओं के अविभेदित संगठन को क्या नाम देते हैं, थैलस, दैट इज सुकाय। ठीक है, सामान्यतः जनरली क्या है, थैलस एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर। सामान्यतः सुकाय कैसे हैं, एक कोशिकीय। लेकिन जैसे जैसे हम एल्गीज की क्लास में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें कैसे मिलते हैं, तथा मल्टी सेल्यूलर। बहु कोशिकीय। हो जाते हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स देखे इसमें, यूबिक्यूटियस, सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं नॉन एज थैलस, नॉन एज जाना जाता है, नॉन एज थैलस, दैट इज सुकाय। पादप संरचना को क्या बोलते हैं, इसके सुकाय, थैलस। ठीक है, ये लाइन यहां से हटा देते हैं। तीसरी लाइन हमने कह दी, कोशिकाएं जो हैं कैसी हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स प्रकार की होती हैं। ठीक है, चौथा, प्लांट बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएट होती है, रूट में, शूट में और लीव्स में। ठीक है, जड़ तना पत्ती में अविभेदित। हम एक वर्ड और लिख सकते हैं कि इनमें जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। सामान्यतः एक कोशिकीय, तथा धीरे धीरे डेवलपमेंट अपन करें तो थैलस जो है वो बहुकोशिकीय संरचना में प्रगत हो जाता है। अब एक कोशिकीय की बात करें तो एक कोशिकीय तो कैसा हो गया, अमीबॉइड हो सकता है, फ्लैजिलेट हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेट हो सकता है। वहीं अगर अपन मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर वो हो सकते हैं फिलामेंटस, सिनोबियल, एग्रीगेशंस, साइफोनस और इक्विसीटम प्रकार के यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और वर्ड हम लिखें क्योंकि वो भी स्वभाव का ही है। कोशिका जो है वो क्या कर सकती है स्वभाव के अनुसार, क्या, ऑटोट्रॉपिक, इनमें फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट्स, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या हैं, पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहलाती हैं, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक, स्वयंपोषी। अर्थात इन पिगमेंट्स की सहायता से ये स्वयं का भोजन बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ऑटोट्रॉपिक या स्वयंपोषी कहते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी, दूसरा अगर अपन सिनोनिम की वो बात करें, क्या बोलते हैं इसके विलोम की, तो दीज आर हिटेरोट्रॉपिक। हिटेरोट्रॉपिक क्या हो जाता है, विषमपोषी, जो इन सजीव
वृक्षों के ऊपर या पादपों के ऊपर जो है भोजन के रूप में डिपेंड करते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये भी इनका स्वभाव है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद की लाइन पे आते हैं, जो है किसके रूप में, हैबिटेट के रूप में। हैबिटेट हो गया आवास, तो हैबिटेट्स को अगर हम यहाँ पे ऐड करें, ये एक एक पॉइंट के रूप में समझा रहा हूं तो पूरे एग्जाम्स के लिए डिटेल्स हो जाएंगी, प्लस आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तीसरा, हम जब इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे हैबिटेट्स एंड को, तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हैबिटेट्स में अगर हम आगे बढ़े तो हैबिटेट में जब हमने सब कुछ देख लिया और यूनिवर्सल या यूबिक्विटियस है, तो ऐसे में हैबिटेट सामान्यतः या अधिकांशतः, जनरली अधिकांश जो शैवाल है वो कैसी हैं, जलीय, एक्वाटिक। एक्वा का मतलब हो गया वाटर, जल, तो अधिकांश शैवाल जो है वो कैसी हैं, जलीय। ठीक है। इसमें से भी 85% कैसी हो गई, फ्रेश। वो कहाँ गया, अधिकांशतः जलीय है। और इसमें भी हमारे पास में लगभग 75 से 80% की बात करें तो वह कैसी हो गई, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जलीय, ठीक है, और सलाइन, लवणीय जल एंड मराइन वाटर, समुद्री जल। तो ज़्यादातर एल्गीज जो हैं वो अपने यूजुअल हैबिटेट के रूप में कहाँ हैं, जलीय, जल में पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश तो कैसी हैं, स्वच्छ जलीय, कुछ परसेंटेज मात्रा 4 से 7% जो है वो है लवणीय, क्योंकि जैसे खारे पानी की झीलें या लवणीय मृदा के अंदर पाई जाती हैं, और वहीं कुछ जो हैं वो कैसी हैं, मराइन्स, समुद्रीय जल। दोनों का जल खारा है लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे लवणीय और समुद्रीय जल हमने दोनों को ही क्या कर दिया, सेपरेट किया है। यहाँ लवणीय जल में पाई जाने वाली वेजिटेशंस को हम हेलोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जलीय हो गई, इसके अलावा हो गई अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां पे कोई और सामान्यतः रह नहीं सकता, सामान्यतः रह नहीं सकता। जैसे हम यहाँ पे अनयूजुअल्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स मृदा के अंदर, सैप्रोफाइट्स मृदा की सतह के ऊपर, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें एपिफिल्लोफाइट्स पत्तियों के ऊपर, एफिलिथोफाइट्स चट्टानों के ऊपर, क्रायोफाइट्स बर्फ में, थर्मोफाइट्स गर्म पानी के झरनों में, ठीक है। सिम्बायोसिस सहजीवन के रूप में, पैरासाइट्स परजीवी के रूप में। वहीं अगर अपन कहें तो एपिजॉइक जंतुओं के शरीर के ऊपर, एंडोजॉइक जंतुओं के शरीर के अंदर, एपिफाइटिक सतह पादप सतह के ऊपर, एंडोफाइटिक पादप के शरीर के अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसी अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं जो यहाँ पे पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सिस्टम ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट,
क्लियर है? ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ रहा था, वो हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन और कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। तो जनरल कैरेक्टर्स को हम करीब 17-18 पॉइंट्स में कंप्लीट करते हैं। तो जो हमने पॉइंट लिए हैं 5, हैबिट हैबिटेट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट एंड रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो हमने 5 पॉइंट लिए हैं, इन 5 पॉइंटों के मे बी पॉसिबल 3 और 4 टॉपिक्स हमको लिखने हैं। तो टोटल हमारे 5 × 15 या 5 × 20, 15 से 20 पॉइंट जो हैं वो हमारे आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमें रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इन्हें व्यवहारिक रूप से समझते हैं तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, कोई समस्या इनके अंदर नहीं आती। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमें नहीं पता। जब हम पढ़ेंगे एल्गीज को तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर आएंगी कंप्लीटली, क्योंकि सभी एल्गीज जो हैं वो इस कैरेक्टर्स को फॉलो करती हैं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन और कोशिका संरचना या कोशिका संगठन के रूप में। तो अब जैसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो हमारा एक कैरेक्टर ये हो गया कि सामान्यतः इनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। और उसमें एक थैलस जो है वो एक कोशिकीय या एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचना या संगठन से मिलके बना होता है। पॉइंट सेकंड, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर एंड उसी के अंदर आ जाती है सेल स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया सुकाय। तो हम यहां कह सकते हैं सामान्यतः एल्गी प्लांट
बॉडी सामान्यतः एल्गीज की जो प्लांट बॉडी है वो नॉन एज थैलस, सुकाय कहलाती है। यह यूनी सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर होती है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर होती है। सबसे बड़ी चीज थैलस में एक तरीके से हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, कारिकी श्रम विभाजन। नहीं पाया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोशिकी एल्गी की बात कर रहे हैं लाइक क्लोरेला या क्लेमाइडोमोनास या युगलिना हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कोई और की अगर अपन बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं माइकोसिस्टिस, ये सारे के सारे एकल हैं और कभी कभी इनकी कोशिका जो है वो साथ में संगठित भी हो जाती है या डिवीजन के बाद सेपरेट नहीं होती और वो एक इरिगेशन समूहन के रूप में हमको दिखाई देती हैं। तो ऐसे में इनकी जो कोशिका हैं, चाहे एक हो चाहे 10 हो चाहे सैकड़ों हो, प्रत्येक कोशिका अपने आप में अलग होती है या स्वतंत्र होती है। उसकी फिजियोलॉजी, उसका रिप्रोडक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ स्वतंत्र है। दूसरी कोशिका पे उसका कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होती। यहाँ पे अगर अपन श्रम विभाजन की बात करें तो एक वर्ड और लिख देता हूँ, इससे हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कौन से, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज एंड वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट। क्या लिख सकते हैं हम? संयोजी ऊतक तथा वैस्कुलर का मतलब संवहन ऊतक अनुपस्थित। संयोजी ऊतक एवं संवहन ऊतक जो हैं वो क्या हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो श्रम विभाजन की अगर अपन बात करें तो श्रम विभाजन कैसा? जैसे कि कोशिकाओं का समूह बना रहा है एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, या वेस्कुलर टिश्यूज बना रहा है जिसमें जाइलम है, फ्लोएम है और उनके बीच में कैम्बियम है, और पित्त संरचना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एपिडर्मिस रक्षात्मक परण बना रही है, स्टोमेटास को डेवलप कर रही है, ट्राइकोम्स को डेवलप कर रही है, क्यूटिकल का स्त्रावण कर रही है। वहीं अगर अपन कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो संवहन का कार्य कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिव का कार्य कर रहा है, भरण का काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी डिवीजन का भी वो काम वहाँ पे कर रहा है। वहीं वेस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो जाइलम जो है रूट से वाटर एंड मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट के एडेसिव पार्ट पे मतलब पत्तियों तक पहुँचा रहा है, स्टोमेटास तक। वहीं फ्लोएम जो है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के दूसरे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक श्रम विभाजन है, दूसरी कोशिका इनका काम नहीं कर रही। यहाँ पे अगर एक कोशिका से बना हुआ है तो वह एक कोशिका ही सब कुछ करेगी, मेटाबॉलिज्म भी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी, सब कुछ वही कोशिका करती है।
मल्टी सेल्यूलर है तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर फिर भी हम थोड़ा सा चेंजेस दे सकते हैं कि उनके अंदर फिजियोलॉजिकल या कई कोशिकाएं अलग हो गई और रिप्रोडक्टिव सेल्स थोड़ी सी बाद में अलग हो गई। हालांकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी स्पेशलिटी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक कोशिकीय ही होती हैं। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में सवेनु तक इनमें है नहीं। नेक्स्ट लाइन हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक्स हैं, वो हम पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं किसके ऊपर, कोशिका के ऊपर। तो कोशिका को हम शुरुआत करें तो कोशिका की शुरुआत होती है सबसे बाह्य परत से, तो सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट, PRS का मतलब प्रेजेंट उपस्थित है, तथा मेड अप ऑफ MUO बनी हुई है, मेड अप ऑफ। ठीक है, किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, और कुछ मात्रा में पेक्टिन का डिपोजिशन जो है वो भी इनके ऊपर हो रहा है। तो सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो एक्चुअली में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन है, वृहद चेन। ठीक है, वहीं कुछ एक्सेप्शंस के रूप में हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, जैसे कि साइनोफाइसी की हम बात करें तो सभी एल्गीज में तो ये है, लेकिन साइनोफाइसी जिसे हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, साइनोफाइसी के सदस्यों में सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडो ग्लाइकेंस। और म्यूरेमिक एसिड। इसी वजह से इसे म्यूरेमिक लेयर के नाम से या म्यूरिन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में जो है अमाइनो एसिड्स एंड अन्य फैटी एसिड्स भी ऐड हैं, तो एक तरीके से प्रोटीन्स के जो है वो क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। तो सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, सामान्यतः सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम एंड पेक्टिक सब्सटेंस। वहीं अगर अपन बात करें साइनोफाइसी में तो इनके बीच में पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसी में अगर अपन कहें आगे बढ़े तो जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, प्लाज्मोडेस्मेटास आर एब्सेंट, अनुपस्थित। जो जीव द्रव्य तंतु हैं जिनसे दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उनमें प्लाज्मोडेस्मेटास पाए जाते हैं, जिनसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। कोशिकाएं आपस में लिक्विड्स का, सूचनाओं का क्या करती है, स्थानांतरण। तो प्लाज्मोडेस्मेटास जैसी संरचना इनके अंदर क्या मिलेगी, हमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, हम इसे म्यूकोपेप्टाइड लेयर भी कह सकते हैं, किसकी वजह से, म्यूरेमिक एसिड के कारण। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड्स। कंप्लीट। अब हमारा पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा हो गया यहां पे, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड फूड रिजर्व
photosynthetic pigment and food reserves। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। यस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फूड रिजर्व्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में हमारे पास, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक में हमारे पास मेन आ रहे हैं क्लोरोफिल, जो कि एल्गीज या एल्गीज से ऊपर जितने भी पादप समूह हैं उन सभी के मुख्य पिगमेंट्स के रूप में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली कैटेगरी अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल CHLA एंड CHLB, ये हो गया मेन पिगमेंट। ठीक है, और यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गया सब्सिडरी। सहायक वर्णक, मुख्य वर्णक। क्लियर है? क्लोरोफिल इसकी वजह से नील हरित जो कलर है, डार्क नीला हरा, वो इसकी वजह से आता है, और क्लोरोफिल बी की वजह से हल्का सा पीला हरा कलर जो है वो इसकी वजह से आता है। इसके अतिरिक्त अन्य पिगमेंट्स, ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें तो जैसे रोडोफाइसी, के जो सदस्य हैं जिसे हम रेड एल्गीज के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर है, या इसकी जगह दूसरा नाम देते हैं, कैरेटिनॉइड्स। ठीक है, और कैरेटिनॉइड्स में हमारे पास यहाँ पे दो मुख्य वर्णक आते हैं, कैरेटीन एंड ज़ैंथोफिल्स।
ठीक है। दो हो गए कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये भी सब्सिडरी पिगमेंट्स के रूप में आते हैं। इनका प्रकाश संश्लेषण से संबंध कम होता है तथा सहायक पिगमेंट के रूप में तथा स्टोरेज पिगमेंट के रूप में ज़्यादा होते हैं और रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन कैरेटिन्स की अगर अपन बात करें तो ये है हल्का लाल भूरा टाइप का, और ज़ैंथोफिल्स की अगर अपन बात करें तो ये है ब्राउन येलोइश कलर का। ठीक है, जिसकी वजह से पीला रंग जो है वो सामने आता है। तो जैसे ज़ैंथोफिल्स की हम बात करें तो ज़ैंथोफाइसी के जो मेंबर्स हैं ये उनका लाक्षणिक गुण है ज़ैंथोफिल्स की उपस्थिति। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें रोडोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, क्राइसोफाइसी हो गया, उनमें कैरेटिन्स की उपस्थिति जो है वो ज़्यादा उनका लाक्षणिक गुण है, कैरोटीन्स हो गए। वहीं हम कर देते हैं बिली प्रोटीन्स, और ये जो बिली प्रोटीन्स हैं ये भी दो हो गए, फाइको इरिथ्रीन एंड फाइको सायानिन। ठीक है, ये पर्पल कलर के लिए और ये ग्रीनिश येलोइश कलर के लिए। ठीक है, कुछ मात्रा में ब्राउन कलर के रूप में। ठीक है, तो फाइकोसायानिन एंड फाइको इरिथ्रीन बिली प्रोटीन्स। तो यहाँ पे अगर अपन कुछ एग्जाम्पल्स लें तो हमारे पास कैटेगरी आ गई जैसे कि साइनोफाइटा, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम से जानते हैं। उनके ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में, क्योंकि एक्चुअली में मुख्य तो क्लोरोफिल ए ही होगा, ठीक है, कहीं पे भी, परंतु यहाँ पे ए क्लोरोफिल ए की कंसंट्रेशन बहुत कम है और बिली प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कारण अडेप्टेशन कि साइनोफाइटा के ज़्यादातर सदस्य समुद्रीय हैं और जलीय हैं। ठीक है, और वो भी जल के सतह के नीचे। तो ऐसे में सामान्य जो दृश्य प्रकाश है उसकी लो रेंज वाली या वेवलेंथ वाली जो प्रकाश लाइट्स हैं वो पानी को भेदकर अंदर तक नहीं जा पाती, जिस वजह से वो क्या नहीं कर पाती, वहाँ पे जो कलर है कौन सा ग्रीन कलर, उसके फोटोन्स को या रेड कलर के फोटोन्स को नहीं भेज पाती। वहाँ की तुलना में ये किसको ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, एक तरीके से ब्लू लाइट्स को। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इन पिगमेंट्स द्वारा उस वेवलेंथ को जो कि अंदर तक पेनिट्रेट करके गई है उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है, और ये अवशोषित करके अपने फोटोन्स से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए सिस्टम को, और फिर क्लोरोफिल ए सिस्टम जो है वो आगे की लाइटिक रिएक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट करता है। तो बिली प्रोटीन्स को हम कह देते हैं क्योंकि ये उनका लाक्षणिक गुण है। अब यहाँ पे एक चेंजेज आ जाएगा, जैसे कि साइनोफाइटा की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम नाम दे देंगे सी फाइकोसायानिन एंड सी फाइको इरिथ्रीन, क्योंकि वो लाक्षणिक गुण है साइनोफाइटा का। वहीं रोडोफाइसी के अंदर भी यही लक्षण जो पिगमेंट्स है वो मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आर फाइकोसायानिन एंड आर फाइको इरिथ्रीन। उसके अलावा वहाँ पे कुछ मात्रा में कैरोटीन्स भी जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक हो गए क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड बिली प्रोटीन्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स के रूप में। अब यहाँ पे अगर अपन फूड रिजर्व्स की बात कर रहे हैं तो फूड रिजर्व्स में यहाँ पे मुख्यतः फूड रिजर्व जो है स्टार्च, एक तरीके से पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की चेन है ये स्टार्च, और एक्चुअली में ये ग्लूकोज की डायरेक्ट चेन भी नहीं है। स्टार्च जो है वो दो प्रकार के अणुओं या के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो एक्चुअली में अमाइलोज जो है वो डेरिवेटिव है किसका, ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, डेरिवेटिव, और उसी से ये दो चेन्स मिलके बन रही हैं। तो जो अमाइलोज है वो है लगभग 20 to 25%, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो एक तरीके से अनसैचुरेटेड चेन के रूप में वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है लगभग 70 to 75% तक।
तो मुख्यतः किस रूप में? स्टार्च के रूप में। इसके अतिरिक्त अगर अपन यहां पे बात करें तो हम यहां ऐड कर सकते हैं ऑयल ड्रॉप्स, प्रोटीन एंड ग्लूकोज डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब हो गया व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न? ग्लूकोज के व्युत्पन्न। और ये ग्लूकोज के व्युत्पन्न किस रूप में हो गए? जैसे कि सेल्यूलोज, जैसे कि हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, ठीक है, उसके अलावा सुबेरिन, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अन्य डेरिवेटिव्स में जैसे कि सैकराइड्स हो गए, डाइसैकराइड्स या ट्राइसैकराइड्स में हम बात करें तो माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और अन्य डेरिवेटिव्स ऑफ सेल्यूलोज, काइटिन, ये सारी की सारी संरचनाएं जो हैं वो यहाँ पे फूड रिजर्व्स के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी, थर्ड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसका ध्यान रखिएगा, साइनोफाइटा में C5 एंड C5 वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं रोडोफाइसी की तो R5 एंड R5 जो है वो इनका लाक्षणिक गुण होता है। बिठा देते हैं। यस, फोर्थ पॉइंट जो हमारा बन रहा है अब आ जाता है किस पे? रिप्रोडक्शन। जनन। जनन वो प्रोसेस है जिससे कोई सजीव जो है वो अपने समान, अपने ही जैसे जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली सजीवों को उत्पन्न करने की क्षमता या प्रोसेस करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए अगर अपन एल्गीज की बात करें तो सजीव कोशिका है, जीवित कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, तो इनके अंदर जनन पाया जाता है। लेकिन अगर अपन कहें तो सुस्पष्ट व विकसित जनन अंग का अभाव प्राइमरी स्टेज में है। अगर अपन कहें सुविकसित जनन अंगों की तो ऐसा इनके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, सामान्यतः है जनन जो है वो कैसा होगा? वेजिटेटिव। सामान्यतः 3 प्रकार का जनन दर्शाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का जनन। पहले की अगर अपन बात करें तो दैट इज वेजिटेटिव।
रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक का मतलब हो गया कायिक कोशिका, अर्थात वो कोशिका जो कि जनन नहीं कर सकती या गोनेडियल सेल्स नहीं है। दीज आर कायिक कोशिका, जो कि कोशिका की मतलब थैलस की संरचना बनाने में या प्लांट बॉडी की संरचना बनाने का कार्य कर रही हैं, वो होती हैं कायिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं अगर विभाजन को प्रेरित हो जाएं या विभाजन करके एक नई कोशिका बना ले और वो कोशिका विकसित होकर पेरेंट के समान डेवलप हो जाए, तो वो भी एक जनन का प्रकार हो गया। इस प्रकार की डेवलपमेंट कोशिका जो होती है वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, समरूप, होमोजीनस पूरी तरीके से। क्लियर हो गया? दीज आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं? हम इसमें यूज में ले सकते हैं, फर्स्ट इज बाइनरी फिजर। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में अगर अपन चलें तो बाइनरी फिजन में हमारे पास में काफ़ी कुछ तरीके यहाँ पे हो जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं द्विविखंडन। इसी की एक वैरायटी हो जाती है मल्टीपल फिजन, जिसको हम कह सकते हैं बहुविखंडन। तो बाइनरी फिजन की अगर अपन बात करें, कोई भी थैलस, जो ज़्यादातर ये फिलामेंटस थैलस में देखने को मिलता है कि कोशिका जो है वो बीच में से ब्रेक हो रही है या उनके बीच के जो लिगामेंट्स हैं वहाँ से कोशिका ब्रेक हो रही है और वो थैलस या फिलामेंट जो है वो अलग होकर एक नए थैलस को डेवलप करने की क्षमता रखता है। तो ये संरचना हमको यहाँ पे मिल रही है। तो बाइनरी फिजन एक्चुअली में हम एक कोशिकीय जो जीव हैं उनके लिए यूज में ले सकते हैं, जो एक कोशिकीय, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला जिग्मिया हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ये कुछ एक कोशिकीय हैं, इनके अंदर इस प्रकार का डिवीजन देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरा इसमें एक ले लें बाई बडिंग, मुकुलन। ये ऐसी कोशिकाओं द्वारा शो किया जाता है जो लंबाई में अधिक हैं, इलोंगेटेड कोशिकाएं हैं और उनके अंदर जो है वो एक अतिवृद्धि, एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में यहां पे जनन देखने को मिलता है। ठीक है। बाइनरी फिजन को हम फ्रेगमेंटेशन, एक वर्ड और दे ही देते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। ये हम कर देते हैं एक कोशिकीय जीवों के लिए और ये कर देते हैं फिलामेंटस के लिए, कि अगर किसी कारण से कोई हिस्सा टूटा है, टूट कर अलग हो रहा है और कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल है, अनुकूल परिस्थितियों में ये नया थैलस बनाने की क्षमता दिखाएगा। क्लियर है? ये हो गया। देन इसके बाद में और अलग अलग एल्गीज के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बाई हॉर्मोगोन्स, बाय हॉर्मोगोनिया। ठीक है। ये विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, इसी में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि अकाइनिड्स। उसके अलावा कारा की स्पीसीज की हम बात करें तो प्रोटोनीमा है, ट्यूबर्स हैं। प्रोटोनीमा जैसे सीड्स में डेवलप होता है प्रांकुर, उसके समान संरचनाएं होती हैं, क्योंकि जो स्पोर जर्मिनेशन है, क्योंकि इनमें सीड्स डेवलप नहीं होते, इनमें क्या बनते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक तरीके से ऊ स्पोर्स। ये ऊ स्पोर्स या जू स्पोर्स जिनको हम कहें,
ये जब जर्मिनेट अवस्था में आते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो ये जो अंकुरण नाल निकालते हैं दैट इज प्रोटोनीमा, तो दैट इज प्राइमरी प्रोटोनीमा। लेकिन कभी कभी थैलस के बहुत ज़्यादा विकसित हो जाने और ओल्ड हो जाने के बाद या आकार में वृद्धि कर लेने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में इनके जो नोडल सेक्शंस हैं उन पे से भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी इसी प्रकार की अतिवृद्धि डेवलप होती हैं और उनको हम बोलते हैं प्रोटोनीमास। तो दीज डेवलपमेंट आर इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट है। अगर ओरिजिनल स्पोर डेवलप हो रहा है वह दैट इज प्राइमरी प्रोटोनीमा। ट्यूबर्स हो गए, ठीक है। तो ये बहुत सारी संरचनाएं जिनके द्वारा यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। एक हम यहाँ पे बल्बिल्स और दे देते हैं, पत्रकलिकाएं बाय बल्बिल्स। बल्बीज की अगर हम बात करें तो कुछ पत्रकलिकाएं होती हैं जैसे कि मिट्टी में दबे हुए संरचनाएं, जैसे कि पत्रकलिकाओं के लिए हम एक एग्जांपल दे दें, ट्यूबर्स एंड सकर्स। इसमें ट्यूबर्स हो गए एंड सकर्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाती हैं, सकर्स भी नहीं, ट्यूबर्स में देखने को मिल जाती हैं अंदर की नोडल सेक्शन से निकली हुई पत्रकलिका। जिसमें हम एक एग्जांपल ले लें तो जैसे कि अदरक हो गया या अरबी हो गया, उसके अंदर हमको ये संरचना देखने को मिल जाती है इन हायर्स। सेम ऐसी संरचना किसके अंदर, एल्गीज के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं कायिक कोशिकाएं जो कि आकार में वृद्ध हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, रेजिस्टेंस हैं और उनमें फूड रिजर्व्स हैं, वो डेवलप होकर क्या कर लेती हैं, नई संरचनाओं को विकसित कर लेती हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की कोई अलग से स्ट्रेटर्जी नहीं है। पादप कोशिका की कोई भी कोशिका विभाजित हो जाती है। तो एक्चुअली में अगर अपन यूनिसेक्स वो सेलुलर की बात करें, एक कोशिकीय जीवों की, तो एक कोशिकीय जीवों में तो ये सामान्य है क्योंकि उनमें एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव होने के लिए कोई कोशिका ही नहीं है, श्रम विभाजन ही नहीं है, तो वही कोशिका ही सारे काम कर रही है। तो उनमें ज़्यादातर विभाजन इसी प्रकार का देखने को मिलता है। सेकेंड हम यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी हमें अगर यहाँ पे ले तो इसको हम बोल सकते हैं अलैंगिक। जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब हो गया जो कायिक जनन में तो कोई भी कोशिका भाग ले लेगी, अलैंगिक जनन में एक विशिष्ट कोशिका ही जनन में भाग लेती है, ऐसे कोई भी कोशिका जो है वो भाग नहीं लेती। लेकिन इसमें भी भाग लेने वाली कोशिका कैसी होगी, कायिक कोशिका होगी। फर्क इतना सा है कि इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा, वो जो कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तीसरा, इन कोशिका द्वारा कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता। परंतु अगर अपन एल्गीज की बात करें तो सामान्यतः एल्गीज कैसी हैं, गैमिटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, इसलिए ये कोशिकाएं युग्मक की तरह व्यवहार करती हैं। बस उनका एक तरीके से जो निर्माण है या जो संश्लेषण है वो अर्धसूत्री विभाजन से नहीं हुआ है। तो अलैंगिक जनन के सूत्र में अगर अपन ऐड करें तो इन कोशिकाओं से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे हम दे सकते हैं बाय जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स का मतलब चल, बीजाणु, ठीक है। इसका मतलब इस प्रकार के स्पोर्स पर एक, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, क्या हो सकते हैं, फ्लैजिला और पिल्ली जो हैं वो पाए जाते हैं और उन फ्लैजिलाज की मदद से ये मोटेलिटी, चलन प्रदर्शित करती हैं। जूस्पोर्स हो गया। दूसरा बाय एप्लेनोस्पोर्स, एप्लोनो का मतलब हो गया अचल, अचल बीजाणु, अर्थात इन स्पोर्स के ऊपर फ्लैजिला नहीं होते जिसकी वजह से इनमें चलन या मोटेलिटी जो है वो प्रदर्शित नहीं होती है।
जिस वजह से इनको हम बोल देते हैं एप्लेनोस्पोर्स। तो बेसिकली अगर अपन एसेक्सुअल की बात करें तो यही दो कैटेगरीज है जिनकी वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सदस्यों की बात करें अलग अलग क्लासेस के, तो उनमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग एकाइक जनन की संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे यहाँ पे संरचना बनती है, जैसे कि हाइफेनोस्पोर्स, ठीक है, बाई अकाइनेट, ठीक है। हाइफेनोस्पोर को हम सुप्त बीजाणु कह सकते हैं, सुप्त बीजाणु। इसको एक समझो कि ये एक अडेप्टेशन है, अनुकूलन है। कहां से आए? क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि स्पोर्स दो ही टाइप के हो गए, या तो कशाभिका युक्त या कशाभिका रहित, सामान्यतः सभी प्रकार के एल्गीज में। फिर ये सुप्त बीजाणु अलग से कहां से आ गया? तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी एल्गीज जो कि हैं तो जल में लेकिन जल के किनारे पे हैं, और जब मौसम बदलता है और शुष्क परिस्थितियां आती हैं तो वो जल, जैसे कि किसी तालाब के किनारे पे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, और अब ये एल्गीज पानी की तुलना में कहाँ आ गई है? अब धरातल पे, और धीरे धीरे शुष्कता के कारण वो धरातल भी कैसी हो गई? शुष्क हो गई है। क्लियर? तो ऐसे में वो रिप्रोडक्शन द्वारा जो स्पोर्स बना रही हैं वो कैसे हैं? एप्लेनो। क्योंकि जू स्पोर्स तभी बनेंगे जब ये जल में होंगे, क्योंकि धरातल पे तो स्पोर्ट्स की वो उसकी जरूरत नहीं है फ्लैजिलाज की, क्योंकि वहाँ तैर ही नहीं सकते। तो ज़्यादातर एप्लेनोस्पोर्स किसका लक्षण है? टेरेस्ट्रियल एल्गीज का। जू स्पोर्ट्स किसका लक्षण है? जलीय एल्गीज का। तो हाइफेनो क्यों बन गए? हाइफेनो इसलिए बन गए कि ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ अगर आ गई हैं तो ऐसे में ये जो एप्लेनो और जू है ये पतली भित्ति युक्त हैं और ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस को एक तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में कुछ विशिष्ट प्रजातियों के जो स्पोर्स हैं वो अपने चारों तरफ 2 या 3 मोटी परतीय भित्ति का आवरण बना लेती हैं, ठीक है, और उस भित्तियों के कारण वो अधिक विषम परिस्थितियों को झेल सकते हैं और समान परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति में आगे जर्मिनेट हो सकते हैं। इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? सुप्त बीजाणु। अर्थात अगर अगले वर्ष कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई तो वो 2, 3, 4 साल तक भी इंतजार कर सकते हैं और सुप्त अवस्था में पड़े रह सकते हैं। इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए हमने एक स्पेशलिटी डाल दी, दैट इज हाइफेनोस्पोर्स। उसी तरीके से अकाइनिड्स हैं, ये भी निश्चेष्ट बीजाणु हैं, मोटी भित्ति युक्त हो जाते हैं और इनके अंदर का जीव द्रव्य जो है बाद में विभाजित होकर बहुत सारे क्या बनाता है? या तो जू स्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स बनाता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी विशिष्ट एक तरीके से टेरेस्ट्रियल एल्गीज के लक्षण हो गए। इसके अलावा यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा की अगर अपन बात करें तो जैसे कि हमारे कोर्स में है वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन इन विधियों के अलावा एक अलग विधि के द्वारा होता है बाई डॉटर कॉलोनी। बाई डॉटर कॉलोनी मतलब संतति कॉलोनी, जो कि पेरेंट के अंदर ही रहती है और वही पेरेंट्स में से निकलकर फिर एक नई कॉलोनी को विकसित करती है। तो जैसे वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल ले तो हमारे पास ये एग्जाम्पल वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक। अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग टाइप के उनमें आते रहते हैं, जैसे कि ऑटोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स है, एक्जोस्पोर्स है, कार्पोस्पोर्स हैं। अलग अलग जैसे ही एल्गीज हम पढ़ते चलेंगे हमको अलग अलग टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे एक्टोकार्पस की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको एंडोस्पोर्स एंड एक्जोस्पोर्स भी मिल जाएंगे, यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो हायर उसमें हमको वहाँ पे मिल जाएंगे कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स जैसे कि पॉलीसाइफोनिया आदि। कंप्लीट है ये, हम रिप्रोडक्शन में और ज़्यादा डिटेल्स में इसको समझ लेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। मैं अभी क्लास में बात करता हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में ऐड करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कंप्लीट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि विशिष्ट जन अंगों का बनना, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, और ये विशिष्ट कोशिकांग विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट समय पर, और सबसे बड़ी चीज है विशिष्ट कोशिका द्वारा ही बनते हैं। अर्थात